आने वाले कुछ महीनों में बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बीजेपी लगातार बंगाल में अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है और इस बार तो जीत का दावा भी बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। ममता दीदी की कुर्सी जरूर हिली हुई है, इसीलिए लगातार नए नए प्रोपेगेंडाज ममता बनर्जी की तरफ से फैलाए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा आईपैक के ऑफिस पर जिस तरह से रेड पड़ी और ममता बनर्जी खुद वहां पुलिस कमिश्नर को लेकर पहुंच जाती है, वो दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। अब बीजेपी का प्लान क्या है, क्योंकि लोकसभा 2019 के बाद की अगर बात करें 2024 की, तो बीजेपी की सीटें घटी हैं, लेकिन पिछले विधानसभा की अगर बात करें उससे पहले सिर्फ बीजेपी के पास 3 सीटें थी, लेकिन एक झटके में 77 सीटों तक पहुंच जाती है बीजेपी। और क्या इस बार 2026 में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर पाएगी? 2011 से ममता बनर्जी का जो शासन बंगाल में चल रहा है और जिस तरीके से चल रहा है, उसे क्या बीजेपी उसे पार पाने में कामयाब रहेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जीत के बाद कहा था कि गंगा नदी जो है वो बिहार से बंगाल की तरफ ही जाती है। तो इस विश्वास में कितना दम है, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं हरिशरण देवगन जी। सर, बहुत स्वागत आपका। अब बंगाल में काम कर चुके हैं, बंगाल के लोगों से मिल चुके हैं, हिंदुओं से वहां बातचीत कर चुके हैं, क्या कुछ स्थिति उनकी है, वोट देने के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे, जिस तरीके से राजनीतिक हिंसा होती है, राजनीतिक हत्याएं होती हैं, टीएमसी के जो गुंडे होते हैं उनके डर से हिंदू बहुल क्षेत्रों से वोटर्स निकलते नहीं है ज्यादातर, ऐसा देखा गया, रिपोर्ट ऐसी आई है। फिलहाल मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है? नहीं, सिचुएशन तो बहुत अच्छी और मतलब बहुत सॉफ्ट और स्मूथ नहीं है। बिकॉज क्या उसको कहते हैं हम लोग कि सियारी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसी सी सिचुएशन है ममता बनर्जी की सरकार की। अंदर से हालात बहुत टाइट है। जो कट्टरपंथी हैं, जो प्रॉपर कट्टरपंथी हैं, मतलब जो प्रॉपरली वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक का जो बाउल है, जो हम बोलते हैं बाउल, मुस्लिम वोट बैंक का जो बाउल है, उसको मिसगाइड करने में और फिरोशियस करने में पीछे नहीं हट रही। तो जैसे अभी एक इलेक्शन अगर आपको पता हो, जैसे एक वार्ड में दुर्भागा एक वार्ड के अंदर एक इलेक्शन ऑफिसर ने सुसाइड किया है, और वो इलेक्शन ऑफिसर ने सुसाइड किया है, विच इज वेरी डेंजरस। अगर ये हालात बढ़ते रहे एंड उसने सुसाइड करने का रीजन जो मर्जी हुआ हो, लेकिन उसका सुसाइडल रीजन जो इलेक्टोरल ऑफिसर का सिर्फ लोकल मुस्लिम रेसिडेंसी के प्रेशर की वजह से उसने सुसाइड किया। तो ये सिचुएशन बड़ी भारी है, जिसकी वजह से अगेन वोटिंग जो 16 तारीख को जो रेक्टिफिकेशन करनी थी उसकी डेट बढ़ा के उन्होंने 19 तारीख कर दी, 19 जनवरी की। सो ऐसी छोटी छोटी एलिमेंट्स जो है ये बहुत अच्छी नहीं है। और क्योंकि इस बार जो ग्रे मनी है, आई मीन टू से जो ब्लैक मनी है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो कम्युनिटी को जाता था वो भी खुल के नहीं बढ़ पा रहा। बिकॉज ऑब्वियसली जिस एजेंसी का या जिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो काम करने में लगी हुई है, इस बार आई थिंक जो एक सशक्त और बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अपने आप को वीक फील नहीं करवाना चाहती, एंड इट इज़ टेकिंग ऑल काइंड ऑफ मेजर प्रोटेक्शन। जो वहाँ के स्टेट को प्रोटेक्शन चाहिए, भले वो एजुकेशन की प्रोटेक्शन है, भले वो वोटिंग राइट्स की प्रोटेक्शन है, भले वो धर्म बचाने की प्रोटेक्शन है। इस टाइम बहुत क्लियर है। कैलकाटा के लोगों में एक बात बहुत मिसलीड हुई थी, बहुत सालों से मिसलीड हुई थी, जो हल्की हल्की अभी मिट्टी की परत हटने लगी है। उनके दिमाग में भी क्लैरिटी आने लगी है कि धर्म के बलबूते पे वोटिंग नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट के बलबूते पे वोटिंग होनी चाहिए। भले वो मुस्लिम नेता है या हिंदू नेता है, अगर उसकी डेवलपमेंट, उसके क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं है तो उसको वोट नहीं डालने चाहिए। इस बार वहां की जनता में ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि इफ द स्टेट इज नॉट डेवलपिंग, उनको वोट नहीं डालना चाहिए। नहीं, बंगाल में डेवलपमेंट का हालात तो हम समझ सकते हैं। पिछले दशकों में जिस तरीके से कंपनीज, फैक्ट्रीज वहां से कोलकाता हो या फिर आसपास के इलाके, किस तरीके से वहां से अपना काम धंधा उखाड़कर देश के दूसरे हिस्सों में लेके गए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बार फिर से सत्ता को हासिल करने के लिए ममता बनर्जी किस हद तक जा सकती हैं? हद तक जाने की बात तो आप देखो ना, ये अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, मतलब अगर हम बात करें तो 15 जनवरी को एक लोकल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस एमएलए ने, ठीक है, लोकल तृणमूल कांग्रेस एमएलए ने बीडीओ ऑफिसर के चुकलिया दीनापुर डिस्ट्रिक्ट में से आया था, उस पर अटैक किया उन्होंने। और ये जो छोटी छोटी हरकत है, ये एक जगह नहीं है, ये काफ़ी क्षेत्रों में ये छोटी छोटी हरकतें दिखाई दे रही हैं अटैक होने की। इलेक्टोरल ऑफिसर्स को अटैक किया जा रहा है। दे आर ट्राइंग, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे पिलर्स हैं
तो छोटे पिलर्स हैं वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, जो वन वे ट्रैफिक है मतलब जो उनकी तरफ है वो तो सारे सुरक्षित हैं, लेकिन जो बाहर से माइग्रेट होके इलेक्शन ड्यूटी पे जो वहाँ प्लांट हो रहे हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज जो प्लांट हो रहे हैं उसको दे आर ऑल ऑन टारगेट, विच लोकल गवर्नमेंट वहाँ प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है उनको। बीजेपी की जो तैयारी चल रही है बंगाल में, वो बहुमत का आंकड़ा छू सकती है इस बार 26 में? नहीं नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी के इसमें अभिषेक, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार आंकड़े वो नहीं होंगे जो आप सोच रहे हो। इस बार आंकड़े बहुत, ये तीसरा साल है, मतलब ये तीसरा थर्ड टाइम है जो हम बीजेपी ने बहुत हैवी हार्डवर्क किया है। मैं जब बीजेपी बोलता हूँ तो बीजेपी का मतलब एक पार्टी नहीं है, वो उसका मतलब बहुत स्ट्रेट है कि वो इंडियन पेट्रोटिक पार्टी का बात करता हूँ मैं। अगर ये सेम आइडियोलॉजी अगर कांग्रेस की होती तो मैं कांग्रेस बोलता, ये सेम आइडियोलॉजी अगर तृणमूल कांग्रेस की होती तो मैं उनका नाम लेता। बीजेपी का नाम मतलब, बीजेपी जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब पेट्रोटिक पार्टी, मतलब जो वो देश पहले, जिसके लिए देश पहले है, देश पहले बचाना चाहती है, बाकी का काम वो बाद में करना चाहती है। रणनीति क्या है सर बीजेपी की? डेफिनेटली इस बार रणनीति जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और क्लैरिटी है। जितने भी ब्लैक मनी है उसको उखाड़ फेंकना है, बिकॉज सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी की जो ब्लैक रिवेन्यू डेवलपमेंट का जो मेन पॉलिसी रही है वो हमेशा वेस्ट बंगाल रहा है। और वहाँ पे दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो रोहिंग्या का रहा है। सारी माइग्रेंट्स को इंडिया में लाया गया, हमारे जो हिंदू बांग्लादेशी है जिनके साथ में नाइंसाफी रही, वो पोचिंग स्टॉप करनी है, वो इमिग्रेशन, वो एलओसी रोकना है। अगर वो एलओसी टाइट करना इनके लिए बहुत जरूरी, जब तक वो स्टेट नहीं जीतेंगे एलओसी टाइट नहीं कर पाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल हमेशा खुला रहेगा तृणमूल कांग्रेस की वजह से, और घुसपैठिए आते रहेंगे, हमारे को डिस्टर्ब करते रहेंगे। पहले से ही हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऊपर से अगर बांग्लादेशी आके बैठता है तो वो जान पे, अगर वो छाती पे बैठ के मूंग ही दलेगा, वो आपको कोई किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं देगा। मतलब घुसपैठ रोकनी है तो भी एलओसी बीजेपी को की बंद जरूरत करना, है बंगाल यस, में? बीजेपी की ही जरूरत है, बीजेपी की ही जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस का तो अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है। वहां एक नेता था धीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नाम पर, उसे भी कांग्रेस पार्टी पूछ नहीं रही है। एसआईआर का फायदा ज्यादा बीजेपी को होगा या टीएमसी को? जो सर्विलेंस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसका फायदा तृणमूल को तो हो नहीं सकता, ममता जी को इसका फायदा नहीं हो सकता, बिकॉज अल्टीमेटली एसआईआर जैसे ही अपनी परम चरण पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और अगर ये रिपोर्ट अगर ईमानदारी से सबमिट करी गई तो इसका सीधा का सीधा प्रेशर जो है वो ममता की वोट बैंक पे पड़ेगा। ईमानदारी से मतलब सर? ईमानदारी से इसमें अगर कोई किसी प्रकार का अगर हवी नवी नहीं होती है इसमें, और इसी किसी प्रकार की मैनिपुलेशन नहीं होती, जो कि ममता पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि एसआईआर की रिपोर्ट्स मैनिपुलेट हो, एसआईआर की रिपोर्ट्स में बहुत सारे फेरबदल हो, टंग ट्विस्टिंग हो, वर्ड ट्विस्टिंग हो। अगर बीजेपी, अगर डिपार्टमेंट, अगर एक प्रॉपर एक सरकारी सिस्टम अगर ये ईमानदारी से इस रिपोर्ट को सबमिट करता है तो तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की हार होना लगभग तय है। नहीं, एसआईआर तो चुनाव आयोग ने किया है सर, ममता बनर्जी का क्या रोल है इसमें? नहीं, एसआई की रिपोर्ट के अंदर जो चुनाव आयोग ने जो ये मुहिम छेड़ी है उसमें बहुत कुछ परतें ऐसी हैं जो ममता बनर्जी की खुलेंगी। अगर ममता बनर्जी की वो परतें खुलती हैं तो डेफिनेटली वोट डाइवर्जन तो आएगा ना, वोट कन्वर्जन भी होगा, ठीक है, माइंडसेट भी बदलेगा, समझ भी आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। वहाँ के लोकल प्रत्याशी जो हैं अगर उन्होंने अपना काम सही तरीके से किया है तो वोट बैंक डेफिनेटली बढ़ेगा। एंड सेकेंडली वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट जो हमारा जो लिविंग लीजेंड है इस टाइम, आई डोंट नो वेदर ये स्क्रीन पे बोलना कितना सही है नहीं है, लेकिन लिविंग लीजेंडर की अगर हम बात करते हैं तो नरेंद्र सर जो हैं हमारे, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ये ही इज ए लिविंग लीजेंड। आई मीन टू से अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं या सनातन धर्म की बात करते हैं तो लिविंग लीजेंड है। तो कलकत्ता एक जमाने में एक बहुत बड़ा सनातन धर्मी एरिया हुआ करता था जो ग्रेजुअली कन्वर्ट हुआ। अगर उनको दोबारा से रियलाइज और उनको जताया जाए, रियलाइज करवाया जाए कि यार बेसिक पिलर स्ट्रेंथ क्या है हमारे इंडिया की, हिंदुस्तान की, तो आई थिंक वोट का कन्वर्जन बहुत हैवी लेवल पे होगा।
ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। देखेंगे बाकी चुनाव के दौरान क्या कुछ होता है, रिजल्ट नतीजे क्या आते हैं, क्योंकि तैयारियां दोनों ही पार्टियां जबरदस्त इस बार कर रही हैं जी। और थोड़ी सी बात ये भी है पुनीत साहब इसमें कि ना बहुत सारी रणनीति ऐसी है कि जो इस टाइम स्क्रीन पे डिक्लेयर करनी ठीक भी नहीं है, तो सही समय आने पे जो बॉल खेली जाती है वो सही समय पे ही खेली जाए। ज्यादा आरएसएस बोलना इस भूमिका मामले निभा में रहा ठीक है नहीं है, बंगाल थोड़ा में। इंतजार करें। हाँ, आरएसएस भूमिका निभा रहा है अपनी बंगाल में। आरएसएस अपना धर्म अपना कर्म पूरे देश में करता है, तो बंगाल को क्यों छोड़ेगा? नहीं, मैं सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से वो माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए जाना जाता है हर राज्य में चुनाव से पहले, या फिर पूरे 5 के 5 साल, वो काम चालू है बंगाल में भी। अब जैसे आपने बोला कि वो जाना जाता है, अगर आरएसएस माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने दृष्टि टिका के रखी होगी, कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे वो भी सोच समझ के अपनी रणनीति के साथ। ठीक है सर, आपकी ना? गोपनीयता बट की उसके कदर बारे में करते हैं, ज्यादा आपकी बात रणनीतियां करना- जो हैं जो नहीं बताई जा सकती है ऑन कैमरा। ठीक है सर, बाकी धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बंगाल के इस मुद्दे पर। तो बंगाल को लेकर दोनों पार्टियों ने फिलहाल अपने मैदान तैयार कर लिए हैं। बीजेपी अपनी रणनीति पर है और टीएमसी अपनी रणनीति पर है। बीजेपी इस बार किसी भी मतलब हाल में कहें बंगाल को जीतने की प्लानिंग बना रही है। कामयाब होती है नहीं, वो चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।